चुनाव के लेकर पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। 30 अक्टूबर को हो सकता है पहले चरण का मतदान। एक बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि 30 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान बिहार में हो सकता है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में छठ पूजा के तुरंत बाद जो है पहले चरण का मतदान होगा और ऐसे में 30 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हो सकता है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। उम्मीदवारों के नाम जो है तमाम पार्टियों ने तय कर लिए हैं और 30 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हो सकता है। आज चुनाव आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जो है वो ये बताएगा कि किस तरीके से जो है चुनाव की तारीखें होंगी। आज 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ये जानकारियां साझा करेगा कि कितने चरणों में बिहार में मतदान होगा, कितनी तारीख को बिहार में मतदान होगा। तो ये जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी जो है दी जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। तो आज बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ये बताएगा कि बिहार में कितने चरणों में मतदान होंगे और कब जो है मतदान होगा। चलिए कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव के अहम मुद्दे क्या हैं वो आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी। और आपको बता दें कि किस तरीके से ये अहम मुद्दे हैं। मोदी की मां को गाली, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसके बाद वोटर लिस्ट रहा, शराबबंदी, बेरोजगारी, अपराध, ये अहम मुद्दे जो हैं वो पूरे चुनाव में, चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले और आगे भी जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक ये नजर आएंगे। अहम मुद्दों को लेकर हम ये बात कर रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार ये इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार चुनाव के अहम मुद्दे हैं। मोदी की मां को गाली, वोटर लिस्ट विवाद, एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, तो ये वो अहम मुद्दे हैं जो लगातार पूरे चुनाव में उठते हुए नजर आए हैं और विपक्ष के द्वारा लगातार इन मुद्दों को उठाया गया। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को लेकर बात करें, सत्ता पक्ष को लेकर बात करें, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए हैं। विपक्ष के ऊपर हमलावर लगातार जो है सत्ता पक्ष नजर आया है और ऐसे में ये अहम मुद्दे जो हैं इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। इन दोनों खास मेहमानों से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बिहार के राजनीतिक समीकरणों को इनसे समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जुड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जो हैं वो जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले और मेरा सबसे पहला सवाल जो है सुशील जी आपसे है। सुशील जी, अगर बिहार के जो मौजूदा हालात हैं उन हालातों को समझा जाए, देखा जाए, इन हालातों के बीच आप किसे इस वक्त सबसे मजबूत पाले में देख रहे हैं, क्या एनडीए या महागठबंधन? देखिए जी, जिस हिसाब से पिछले 4-5 साल से देश में चल रहा है कि यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं कि बीजेपी का ही पल्ला भारी रहता है, एनडीए का पल्ला भारी रहता है। इस जी बार भी वही संभावना है कि इस बार भी बिहार में जो पल्ला रहेगा ये ज़्यादा मजबूत रहेगा। एनडीए सरकार के वो नीतीश जी जेडीयू के साथ मिलकर जो ये दोनों लड़ रहे हैं उनका पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा। जी क्योंकि अब जो ये अपना ये आरजेडी है, जो इनके करप्शन केसेस वगैरह बाकी चीज़ें इनके चल रहे हैं और जो इन्होंने कांग्रेस वगैरह के साथ समझौता करके ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें इतना भारी नहीं रहेगा। जी क्योंकि उनके जो पीछे से वो करप्शन केसेस है बाकी चीज़ें है तो उस वजह से वो थोड़े बदनाम है। जी बीजेपी की जो इमेज है पूरी सोचे इमेज है, हर चीज़ में एनडीए इस टाइम आगे चल रहा है। जी और सबसे जो बड़ा कारण है वो है मोदी जी का वहाँ प्रचार करना, बार जी बार जाना, वो बड़ा फायदेमंद रहेगा। और उसके बाद भी पिछले 1-2 साल से आप देख लीजिए जी बिहार जी में कितने नए प्रोजेक्ट चालू किए गए, कितने नई यहाँ जो से बिल्कुल। इंडस्ट्रीज मतलब वगैरह। सुशील जी, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एनडीए मजबूत पक्ष में नजर आ रही है।
नवीन जी का रुख करूंगा, एक रिएक्शन मैं उनका भी लूंगा जल्दी से। नवीन जी, अगर बात यहाँ पर हम जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार एक दावा जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो खेल कर सकती है। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को लेकर बात करें तो वो भी अपनी पार्टी बनाकर सियासी मैदान में कूद गए हैं। क्या ये दोनों दल जो हैं नवीन जी कुछ गेम एनडीए और महागठबंधन का बिगाड़ेंगे, और सबसे ज्यादा इससे नुकसान किसे होता नजर आएगा नवीन जी? अभिषेक जी, देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये है कि हमें इस परसेप्शन से बाहर आना पड़ेगा जो परसेप्शन हम 2020 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, उससे पहले के चुनावों में देखते चले आए। होता क्या था कि पहले आरजेडी जेडीयू अलग अलग, और दोनों के साथ, एक के साथ कांग्रेस, एक के साथ भाजपा, ये गठबंधन अमूमन रहता था, बाकी छोटे दल रहते थे। तो ये आमने सामने का बाइपोलर चुनाव होता था दो पार्टियों के बीच में। 2025 का जो ये चुनाव है, इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, और उसके साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि युवा मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावित है जन स्वराज पार्टी से। तो जब युवा, जिधर एक कहावत भी कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये वाली स्थिति अब के दौर में बिहार के चुनाव में दिखाई दे रही है। अब प्रश्न इस बात का है कि जो वोट प्रतिशत जन स्वराज को मिलेगा वो किसका कटने वाला है। क्या एनडीए के हिस्से से कटेगा, या आरजेडी के हिस्से से कटेगा, या दोनों के हिस्से से कट के उनकी झोली में जाएगा? तो ये स्थितियां बनेंगी अगर, तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और हम अभी आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक गणतज्ञ ये नहीं कह सकता, कोई विश्लेषक नहीं कह सकता है कि फलानी पार्टी को एज मिल रहा है या फलानी पार्टी जीत दर्ज कर लेगी या उसका गठबंधन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कहना बहुत जल्दबाजी है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत निर्णायक भूमिका में की पार्टी के रूप में जन स्वराज पार्टी की भूमिका रहने वाली है। बड़े बड़े जब आप सीटों की टिकटों के बंटवारे होंगे, अभी चुनाव की आज जैसे घोषणा हो जाएगी, पहले तो ये तय होगा कि एक चरण में होगा या दो चरणों में होगा। पिछला चुनाव 3 चरणों में हुआ था बिहार का। अभी चूंकि 94,162 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग 2 चरणों में ये चुनाव कराएगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इसमें जो नए मुद्दे जुड़े हैं, अभी तक बिहार के चुनाव में ये मुद्दे होते नहीं थे। सबसे बड़ा मुद्दा आया है प्रवासन का मुद्दा, जो जन स्वराज पार्टी लेकर आई है। युवाओं के रोजगार का मुद्दा लेकर आई है, स्कूलों का मुद्दा लेकर आई है, शिक्षा का मुद्दा लेकर आई है। अभी तक ये सब मुद्दे, बड़े मुद्दे नहीं बन पाते थे चुनाव, बिहार के चुनावों में। तो ये जब डेवलपमेंट को लेकर जो पार्टी आगे आ रही है, जिस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसमें आरजेडी कहाँ खरा उतर पाती है, जेडीयू कहाँ, क्योंकि देखिए मेन लीडिंग जो ड्राइविंग सीट पे दोनों दल हैं वो आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरफ से है, और जेडीयू जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, एक बड़ी बात आपने कही है कि निर्णायक भूमिका में जन स्वराज पार्टी नजर आने वाली है, प्रशांत किशोर नजर आने वाले हैं। अब देखने वाली बात यहां पर होगी कि जनता किस तरीके से फैसला लेती है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है। बिहार चुनाव में भारी सुरक्षा के इंतजाम, 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनी तैनात, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनावी तैयारियों की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, तो शायद ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कितने चरण में मतदान होंगे और तारीखें जो हैं वो क्या होंगी। बिहार चुनाव में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज़्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका सीधे तौर पर। आप इस बीच जिस तरीके से लगातार हम इस चर्चा को जारी रखे हुए थे सुशील जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी को लेकर नवीन जी ने कहा कि वो निर्णायक भूमिका में नजर आएगी। आप सुशील जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या आप देखते हैं कि जो बिहार की जनता है वो मौजूदा समय में जन स्वराज पार्टी को एक्सेप्ट कर रही है, वो भरोसा जन स्वराज पर लोग दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर पर दिखा रहे हैं? मैं नवीन जी से इसमें पूरा सहमत हूँ जो नवीन जी ने कहा जी। क्योंकि जब यह प्रशांत भूषण जी ने पहले भी इलेक्शन में एक बार कोशिश की थी लेकिन वहां विफल रहे। ऐसे ही कोशिश एक बार ये जो विजय मल्ल्या थे, बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने कर्नाटका में की थी। उन्हें अपनी पार्टी बना के बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े किए थे, एक भी कैंडिडेट उनका नहीं जीता। यहाँ तक कि वो विजय मल्ल्या खुद भी ये लोकसभा में नहीं आ पाए।
ये जो आप देख लीजिए जो बिहार का हाल है, जैसे प्रशांत भूषण ने बहुत सारे बच्चों ने जो स्ट्राइक वगैरह की, लड़कों ने या कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह ने स्ट्राइक्स वगैरह की, पहले उनको पूरा ये सहयोग दिया, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जब वो उनसे नाराज ज़्यादा हो गया तो उन्होंने उसको भगा दिया, वहाँ से मीटिंग में आने नहीं दिया आपने, जहाँ पर वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्योंकि मेन जो पार्टियां होती है, जो पुराने जो लोग जिन्होंने काम किया होता फील्ड में वगैरह, वो इस टाइम या तो जेडीयू है, नहीं तो अपना या अपना आरजेडी तो है ही, तेजस्वी जी है। तो मेन तो टक्कर उसमें रहा, ये जो रहेगा इनका तो पूरा थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे वोट में हो गया, थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन होगा। आप देख लीजिए जैसे ओवैसी यूपी में आए, बहुत सा जहाँ जहाँ पे इलेक्शन होता है यूपी से, यहाँ ओवैसी साहब अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करते हैं। क्या होता है, बड़ा मुश्किल से अगर कभी कभी को रहा है एक कैंडिडेट निकल जाता है। ऐसे ही प्रसाद जी का जो रोल होगा, उनकी पार्टी कोई है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कुछ ही में ऊपर नीचे नहीं वो कर सकते हैं। उनका वो चीज़ जो है, ये जो लोग हैं, जैसे अभी आरजेडी को वोट, जो उनका वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक है, वो आंखें बंद करके आरजेडी को वोट डाल देंगे। ऐसे जेडीयू के जो ये चीज़ है, उनके अपने वोटर्स है, वो भी कहीं हद तक उन्हीं को वोट देंगे। और उसके बाद रहे मेन पॉलिटिकल पार्टीज, हो गया एनडीए और बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को भी जो पिछले 5-6 साल से जो हालात देश में चेंज हो रहे हैं, जो अब राष्ट्रवाद आ रहा है, जो जी बाकी से आ रहे हैं, उससे बीजेपी को प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है, लोग भी अब समझ जाते हैं कि जहाँ भी डबल इंजन सरकार होगी या ट्रिपल इंजन सरकार होगी, वहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। आप देख लीजिए केजरीवाल जी दिल्ली से चले गए, दिल्ली में कुछ जी यानी फंड्स नहीं मिलते थे, ज़्यादातर भारत सरकार भी सहयोग नहीं कर रहा था। वो अब चले गए। आप देख लीजिए दिल्ली को जो माला माल है, हर साइड से जो भी प्रोजेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री आगे कर लेती है, उनको उस चीज़ का फंड्स जी मिलता है, भारत जी सरकार से कोऑपरेशन मिलती है। ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि बिहार के जो लोग हैं, वो भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी डबल सरकार, यहाँ इंजन सरकार हो या ट्रिपल इंजन सरकार हो, ताकि देश से यहाँ से अपने राज्य की आबादी हो सके। बिल्कुल बाकी चीज ये जो लोग ये चीज बिल्कुल या सुशील जी, जिस तेजस्वी तरीके यादव से जी या आप बाकी। लगातार ये बातचीत कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिहार का जो चुनाव है इस बात का बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जो इसके नतीजे निकल बिल्कुल कर आएंगे वो नतीजे भी बड़े हैरान करने वाले होंगे। जिस तरीके से बिल्कुल नवीन जी ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया। नवीन जी, दूसरी ओर अगर पिछले बिहार जी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला था। क्या इन 5 सालों में नवीन जी आपने मोदी फैक्टर का जादू कम होते बिहार में देखा, किया और बढ़ते हुए देखा? नवीन जी अभिषेक जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। पहली जी चीज क्या होती है, अगर मोदी फैक्टर पर हम बात करें तो निश्चित तौर पर मोदी फैक्टर के साथ 2014 से जब से मोदी जी चुनाव जीते उसके बाद भी सारे चुनाव बिहार के एनडीए गठबंधन ही जीता है। जी केवल आखिरी के मोमेंट में नीतीश कुमार पलटिए मारे थे और उसके बाद नीतीश के आरजेडी के साथ 2.5 साल सरकार चलाई। इसमें दो तीन चीजें हमें बड़ा गौर करनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि आपकी 20 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई है बिहार में, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। 20 साल से आप सरकार में हैं। जी दूसरी चीज, अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, लालू राज में अपहरण होते थे, गुंडाई चरम पर थी, बाहुबलियों का आतंक होता था, वो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी होती थी, ये सत्य है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन तेजस्वी यादव का कुल पीरियड 2.5 साल का नीतीश कुमार जी के साथ में सत्ता में रहने का रहा है बतौर डिप्टी सीएम। इसके अलावा उनका कोई राजनीतिक कैरेक्टर पिछला नहीं रहा है। वो कभी सत्ता में भागीदार नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक युवा थे उस समय, वो राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे जब लालू यादव की सत्ता गई है। जी अब प्रश्न ये है कि वो नया चेहरा आरजेडी की लीडरशिप में ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे आ रहा है। दूसरी चीज, सुशील मोदी आपको नहीं भूलना चाहिए। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वमान्य चेहरा बिहार की राजनीति में हुआ करते थे। आज की तारीख में सुशील मोदी नहीं है, तो क्या उनका रिप्लेसमेंट सम्राट चौधरी हो पाए हैं? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट आज की तारीख में सम्राट चौधरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। यही एक दिक्कत है भाजपा के साथ में। अब आप क्या है कि आप महिलाओं को 10,000 रुपए बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनको हम स्वावलंबी बनाएंगे, वो अपना 10,000 में रोजगार कर सकती हैं। प्रश्न इस बात का है कि बेरोजगारी वहां महिलाओं में ज्यादा है या युवाओं में ज्यादा है? अगर युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है तो ऐसी योजनाएं आप युवाओं के लिए लेके आइए। आप उनको तो प्रमोट कर नहीं रहे हैं। जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं, नौकरियों के नाम पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनको। आप
महिलाओं को 10,000 दे के वोट खरीदने वाला जो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तीसरी चीज एक और आती है कि प्रशांत किशोर एकदम बिल्कुल नया दल है, नया चेहरा है। आप भले ही अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दें या विजय माल्या का उदाहरण दें, वो मायने नहीं रखता है। इस समय अरविंद केजरीवाल ने भी पहला चुनाव लड़ा था दिल्ली का, और दूसरे चुनाव में जिस तरीके की अभूतपूर्व विजय हासिल करी थी, वो हमें स्मरणीय रखनी पड़ेगी। और बिहार का युवा बहुत निर्णायक रहा है, और आप जितने बड़े नेता आज बिहार के देखते हैं, वो सब छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं, जिन्होंने देश में अपना परचम लहराया है। तो हम प्रशांत किशोर की पार्टी को और उनके समर्थक युवाओं को माइनस करके अगर बिहार का चुनाव को देखेंगे, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं हमारे आकलन की चूक होगी। इसलिए किसी भी स्थिति में हम उस पार्टी को, उसके समर्थकों को माइनस नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा अभिषेक जी कि बिहार के चुनाव में इस बार युवा निर्णायक है। इस बार एमवाई के दो फैक्टर हैं, महिला युवा एंड मुस्लिम यादव। तो ये एमवाई के जो दोनों फैक्टर हैं, इसमें मैं समझता हूं जो वाई हो रहा है वो युवा हर जगह काउंट हो रहा है, और युवा निर्णायक होना ही होना है। और रहा सवाल मुस्लिम वोटों का, तो मुस्लिम वोटों का देखिए बड़ा क्लियर कट उनका फॉर्मूला रहा है। दे विल वोट अगेंस्ट द बीजेपी, इधर दे वुड लाइक टू गो विद दिस आरजेडी और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी। ये बिल्कुल तय है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव बड़े बड़े विश्लेषकों, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों के भी जो परसेप्शन होंगे वो धराशायी हो जाएंगे जिस दिन काउंटिंग होगी। बिल्कुल नवीन जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सुशील जी, मैं जल्दी से आपका एक छोटा सा रिएक्शन और चाहूंगा इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से लगातार इस अगर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि महिलाओं में बड़ी नाराजगी है एनडीए सरकार को लेकर। क्या सुशील जी आप ये मानते हैं कि महिलाओं में नाराजगी है, और अगर है तो क्या ये नाराजगी जो है वो एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है जब नतीजे सामने आएंगे? देखिए, 70,000 महिलाओं को 10,000 रुपया देना मामूली बात नहीं है जी। पहले जो 10,000 रुपया महिला लेगी, क्या आपको लग रहा है कि वो बीजेपी एनडीए को वोट नहीं देगी? जी। ये बिल्कुल चीज़ है कि आज तक एनालिसिस जो की गई है उसमें जहाँ जहाँ भी बीजेपी, जैसे यूपी है, कहीं भी राज्य में इलेक्शन लड़ी और उनको जो मैक्सिमम वोट पड़ा फेवर में, वो महिलाओं की ओर से पड़ा है। आपको ये ऐसा लगेगा कि ये अगर बिहार के कोई भी महिला जिसने कभी 100 रुपया नहीं देखा होगा, उसको 10,000 रुपये मिलेगा, वो आंखें बंद करके बीजेपी को वोट नहीं देगी? जी। बिल्कुल वोट मिलेगा। अब दूसरा जो आप कह रहे थे कि मोदी जी के चेहरे का फर्क पड़ेगा कि नहीं, आप देख लीजिए इस बार जो बिहार में जो एनडीए वगैरह के जो पोस्टर्स लगे, उसमें जो मेन चेहरा था पोस्टर में, वो तो मोदी जी का ही था। इससे लग रहा है कि अब जो जेडीयू है उन्होंने भी माना अगर बिहार में हमें जीतना है, एक तो है या बीजेपी के साथ मिलकर जीतना है और मोदी जी के बल पे जीतना है जी। और उसके बाद मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप देखिए पिछले 2 साल में कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हो गए, कितने नए रेल सेवाएं शुरू हो गई, कितने ये अपना ये कारखाने वगैरह शुरू हो गए। वो बीजेपी के वजह से वो बड़ा प्लस पॉइंट एनडीए को मिलेगा, उस वजह से प्लस पॉइंट मिलेगा। आप देख लीजिए जब ये रिजल्ट आएगा, मैं भी आपके चैनल पे बैठा हूँ बहुत बार, उस टाइम देखा जाएगा प्रशांत भूषण जी कितने ये असरदार होंगे और कितनी सीटें वो ले सकते हैं। क्योंकि युवा जो है, जैसे आपने ये तेजस्वी यादव युवाओं को कह रहा है हमारी सरकार आएगी 10 लाख नौकरियां देंगे, उसी टाइम बाइक से बिहार के युवा ने सबको परखा है। ये पहली बार नहीं है कि बिहार के युवा जो वोटिंग डाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने देखा है कि आरजेडी सरकार ने क्या किया, जेडीयू सरकार ने क्या किया। और नवीन जी बिल्कुल कांग्रेस को भी माइनस कर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट पड़ेगा या तो पड़ेगा आरजेडी को, नहीं तो पड़ेगा ये। ठीक है सुशील जी, ठीक है। आप एक रिएक्शन छोटा सा मैं नवीन जी का भी चाहूंगा इस बीच। नवीन जी ठीक है, सुशील जी बात आपकी आई। नवीन जी जल्दी से मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। अगर पिछले चुनाव को लेकर बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ा इंडिविजुअल दल बनकर निकली थी, 75 सीटें आरजेडी ने जीती थी, 74 बीजेपी ने जीती थी। क्या नवीन जी आप मानते हैं 2025 में भी आरजेडी का ये जादू बरकरार रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पर आरजेडी इस समय एज लेती हुई दिखाई दे रही है। कारण क्या, मैंने पहले ही बताया है कि क्योंकि उनके पास में तेजस्वी यादव का एक बड़ा और युवा चेहरा है जो डेंटेड नहीं है। जो भी डेंट लगे हैं लालू यादव के टेन्योर के हैं। आरजेडी जब ड्राइविंग सीट में तेजस्वी के हाथ में कमान है तो निश्चित तौर पर वहां की यादव नवीन जी बड़ी बात आपने कही है कि इस बार भी आरजेडी का जादू जो है बरकरार रहने वाला है। अब देखने वाली बात यहाँ पर नवीन जी और सुशील जी यही होगी कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। क्या ये नतीजे हैरान करने वाले होंगे या नहीं? फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने